लटका हुआ रहना चाहिए फील्ड में। लटकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना वेट काम कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन आप इस कैलकुलेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज जो मैं लेक्चर लाया हूं वो इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, इस सब की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आज पढ़ने वाले हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मोशन। सपोज करो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है देखो जरा, कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं। ये भी टॉपिक मैं इसके बाद करवाऊंगा, लेकिन अभी समझो इतना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहां कुछ फील्ड है, इस फील्ड में एक चार्ज को रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है। अगर आप इसको रेस्ट में रखते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स लगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, F। अब ये होगा कितना, अब ये कितने के बराबर होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि as we know that, क्या जानते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। लास्ट लेक्चर मैंने इसी पे करवाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E = F/Q0। तो यहां से अगर F निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो F = हो जाता है बच्चों Q0 E के बराबर। ये फॉर्मूला हो जाता है, यानी चार्ज को अगर फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसका वैल्यू होगा QE के बराबर। ये प्लस QE होगा। और F का यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, F बराबर ये होगा, चार्ज है -Q और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो F बराबर हो जाएगा -QE। अगर मैं QE का डायरेक्शन ये दिखा रहा हूं तो -QE का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। सिंपल सी बात है। आप ये फॉर्मूला यदि अप्लाई करोगे तो इससे डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन द, या फोर्स opposite to the force, opposite to the direction of field, opposite to the direction of field। याद रहेगा रे। पॉजिटिव है चार्ज तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है चार्ज तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये फोर्स का वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कितना है? F = QE रे, F = QE रे, ठीक है। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? आई होप ती क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा। देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको। अगर कोई चार्ज को रेस्ट में रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो यहां फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को प्लेस किया जाएगा, रख दिया जाएगा, जो कि चार्ज रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा तो इस पे एक फोर्स काम कर जाएगा बच्चों। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर जाएगा। तो ये रेस्ट में नहीं रहा बेचारा, ये एक्सेलरेट हो गया फोर्स लगने के कारण, यानी ये मोशन में आ जाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, चलिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल Q is placed at rest
in an external field, in an external electric field, अगर किसी चार्ज Q को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस किया गया, वो भी रेस्ट में, देन इट मूव्स along a straight line, along a straight line, यानी इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। इट एक्सेलरेट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इट एक्सेलरेट का कहने का मतलब हो गया एक्सेलरेट भी कर सकता है और डिसेलरेट भी कर सकता है। एक मिनट, रेस्ट में रखेंगे तो एक्सेलरेशन होगा हमेशा बच्चों। इट एक्सेलरेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने एक चार्ज को रख दिया Q को। ठीक है। मान लो सपोज करो ये अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। ये शुरू में क्या था? रेस्ट में था, U0 था, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो U का मान 0 हो जाएगा। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बच्चों? Q इंटू E के बराबर, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा। चलिए आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं। F इक्वल टू है QE, तो मैं यहाँ पे F बराबर ma लिख सकता हूँ। मान लेता हूँ इस चार्ज का मास है m और ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ma बराबर हो जाएगा QE, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा, QE बाय m मिल जाएगा। ठीक है। और ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होगा इफ E इज कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो इसके लिए हम लोग वन डायमेंशनल मोशन वाला फॉर्मूला V बराबर U प्लस AT लगा सकते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं रे। ठीक है। और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चों क्या किया गया है? रेस्ट में रखा गया है चार्ज को, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? लेकिन क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो और मैं चार्ज को किसी एंगल पे इधर की तरफ प्रोजेक्ट करूं, इधर की तरफ किसी एंगल से चार्ज को प्रोजेक्ट करूं, तो उसका ट्रेजेक्टरी जो होगा बच्चों प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है। उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट, मैं जो बताने जा रहा हूं। इफ charge particle is projected at some angle with electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए अगर आप प्रोजेक्ट कर दिए, देन इट performs projectile motion, it performs projectile motion, ये projectile motion परफॉर्म करेगा। दैट इज पाथ कैसा होगा? कर्व होगा। ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे फील्ड का, जैसे मान लो कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है, मान लो ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है रे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर मैं यहां से कुछ प्रोजेक्ट करूं किसी एंगल पे, ऐसे प्रोजेक्ट करूं चार्ज पार्टिकल को, मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने, तो ये जो पाथ होगा बच्चों इसका, ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करेगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए हो, ये फॉर्मूला इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देख लो जरा। देखो एक यहाँ पे एक दिया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों डी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है? एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, आपको दिख रहा होगा, गुलाबी कलर का रे, पिंक कलर का एक चार्ज है जिसपे चार्ज है Q और इसका मास है M। मुझे निकालना क्या है ये देखो जरा। एक्चुअली में ये चार्ज ही निकालना है। क्या बोल रहा है? ये चार्ज को यहाँ पे रखा गया है,
Calculate the amount of charge that should be given to the small sphere so that it remains at rest when released. दोनों प्लेट के बीच में एक चार्ज को यहां रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इस पे चार्ज नहीं होगा तो फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कैसे फोर्स लगाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों होगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, ये होगा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे ये चार्ज, ये क्यू पूछ रहा है आपसे, ये क्यू बराबर क्या होना चाहिए, क्यू कितना होना चाहिए इस पे। सॉरी बच्चों, किसी कारणवश बोर्ड ऑफ हो गया था। देखो जरा, मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ। एक छोटा सा चार्ज, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है m, इस पे बोल रहा है कि कितना चार्ज दे दिया जाए कि ये इस फील्ड में स्टेशनरी रहे, ये रुका हुआ रहे, गिरे नहीं। इसको रोक के कौन रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटी को के अगेंस्ट फोर्स कौन सा लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस पे कितना चार्ज दे दें कि ये रेस्ट में रहे, ये गिरे नहीं, ठीक है। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, कितना चार्ज देना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले एक चीज ये देखो कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पहला वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ है, ठीक है। यहां पे इस फील्ड में चार्ज है, एक मास है जिसपे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। इस पे मान लो हम चार्ज दे दिए कितना, q। लेट से मान लेते हैं कि q चार्ज इस पे दे दिया, और यही चार्ज बच्चों आपको निकालना है। तो ये यदि ऐसे इस पे जो वेट काम करेगा बच्चों, इसका वेट किधर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ, जो कि कितना होगा, mg के बराबर। तो ये वेट के कारण तो गिर जाएगा ये पार्टिकल, लेकिन इसको रोक के रखना है, स्टेशनरी रखना है, यहीं पे इसको स्टेशनरी रखना है। तो स्टेशनरी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इधर की तरफ कोई mg के बराबर, इधर की तरफ ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग जाए तो ये स्टेशनरी रह जाएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने के लिए इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए। अब सोचो जरा, फील्ड का डायरेक्शन इधर है और फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तो चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज देंगे तभी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा किसको, mg को बैलेंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कितना है बच्चों, q इंटू ई के बराबर। F बराबर क्या होता है, QE, और QE बराबर हो जाएगा बच्चों mg, और Q का वैल्यू हो जाएगा mg बाई E के बराबर, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप पॉजिटिव आंसर नहीं लिखोगे क्योंकि चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा बच्चों तभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा और ये फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा, तो यहां ये स्टेशनरी में रह सकता है। लटका हुआ रहना चाहिए फील्ड में, लटकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना वेट काम कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगा दो, सीधी सी बात है। तो Q का वैल्यू हम लोग आंसर में लिखेंगे माइनस mg बाई E के बराबर। पहला वाला का आंसर आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो जरा, इफ द स्फीयर इज गिवन हाफ ऑफ द चार्ज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट, then calculate the time in which the sphere will reach the lower plate। बोल रहा है क्या इसमें कि जो चार्ज आप कैलकुलेट किए हैं, जैसे Q बराबर कितना कैलकुलेट किया, माइनस mg बाई E कैलकुलेट किए, अगर हम इससे आधा चार्ज इस पे देते तो क्या ये स्टेशनरी रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इसको स्टेशनरी रहने के लिए, रुके हुए रहने के लिए इतने चार्ज की जरूरत है। अब हम क्या कर दिए, इससे आधा चार्ज दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इसको आधा चार्ज दिया जाए, जो आप कैलकुलेट किए उससे आधा चार्ज दिया जाए, देन टाइम इन विच द स्फीयर विल रीच द लोअर प्लेट, कितना टाइम में ये जो स्फीयर है यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है कितना टाइम में ये लोअर प्लेट तक पहुंच जाएगा, टाइम निकालने के लिए इस बार आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट समझते आइए। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कि ये mg फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ना, तो mg फोर्स जो है, वेट जो है तो इधर ही लगेगा, लेकिन इधर की तरफ कितना लगना चाहिए, QE लगना चाहिए, QE लगना चाहिए, ठीक है। अब Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, कि Q का वैल्यू जो आप कैलकुलेट किए हैं उसका आधा होना चाहिए। कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, mg बाई E, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, mg बाई, तो mg बाई 2E लगा दिए हम इसमें, क्योंकि चार्ज जो है ये पहले वाले चार्ज का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। पहले वाला चार्ज है mg,
mg/e, अब क्या कर दिया चार्ज को mg/2e कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। अब बॉडी किधर की तरफ गिरेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा कितना, a होगा। तो यहां न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो बच्चों, mg माइनस q डैश मान लेते हैं चार्ज इस पे, ठीक है। पहले वाला चार्ज को q माने हुए हैं, तो ये नया चार्ज q डैश है, जो कि पहले वाले चार्ज का क्या है, आधा है, इसको q डैश मान लिया। mg माइनस q डैश e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ma। सबसे पहले यहां से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा बच्चों mg माइनस qe बाय m। अगर दोनों के बट्टा में m कर दे तो g माइनस qe बाय m हो जाएगा, q डैश बाय e बाय m हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, और ये एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट होगा, क्योंकि फील्ड का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसको रेस्ट से यहां से गिराया गया, रेस्ट से, तो रेस्ट से गिराया गया तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखिए डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चों, d डिस्टेंस कवर करेगा, तो s के बराबर d कर देंगे हम लोग। यहां से बच्चों टाइम निकालना है, बताओ कैनामेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला लगा दे जो टाइम मिल जाए, तो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, और यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। u तो 0 ही हो जाएगा, s बराबर क्या आएगा, हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर मैं लिखने जा रहा हूं हाफ at स्क्वायर। तो यहां देख लो बच्चों s का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू हो जाएगा कितना, d के बराबर। ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा लोअर प्लेट तक आने के लिए, d डिस्टेंस। यहां तक कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो s इक्वल टू, s का वैल्यू d ले लेंगे, हाफ, a का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, g माइनस qe बाय m इंटू टी स्क्वायर। यहां से टाइम मिल जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2d बाय g माइनस qe बाय m अंडर रूट। ये टाइम लगेगा बच्चों यहां तक लोअर प्लेट तक चार्ज पार्टिकल को पहुंचने के लिए। इतना टाइम में ये नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग जी नेग्लेक्ट करें, जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर आप, क्या मास नहीं है। अगर छोटा सा चार्ज पार्टिकल, बहुत ही छोटा, उसका वेट मान लो हम नेग्लेक्ट कर दिए, जी इज नेग्लेक्टेड, अगर जी को नेग्लेक्टेड कर देंगे तो टी बराबर फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, 2d बाय माइनस क्यू डैश था ना यहाँ पे, क्यू डैश बाय क्यू डैश ई बाय एम, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू यहां पे रख दो बच्चों, क्यू डैश का वैल्यू हो जाएगा माइनस एम जी बाय 2, क्यू डैश बराबर माइनस एम जी बाय 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस था ना क्यू का मान, तो इसका आधा चार्ज लेना था, माइनस एम जी बाई रख दो, क्यू डैश बराबर, यहाँ पे क्यू डैश होना चाहिए बच्चों, क्यू डैश बराबर एम जी बाई 2e, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। ये वैल्यू इसमें रख दो तो टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। अगर जी नेग्लेक्ट करोगे तब, अगर जी नहीं नेग्लेक्ट करोगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जरा ध्यान देना। एक इसमें भी एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है d है, ठीक है। और यहां से d/2 डिस्टेंस नीचे एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज है q के बराबर, और इसे इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, इधर की तरफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, इधर का लेंथ, टोटल प्लेट का जो लेंथ है वो l दिया हुआ है, क्लियर है ये चीज। कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी विद विच दिस पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ द प्लेट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, u बराबर व्हाट, कितना स्पीड दे दिया जाए कि कम से कम ये चार्ज पार्टिकल ये प्लेट को पार कर जाए, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच से बाहर निकल जाए। इसके लिए इस पे कितना वेलोसिटी देना जरूरी है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्चुअली होगा क्या कि मैंने ऐसा फिगर क्यों बनाया है, समझो बात को, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसको चूंकि प्लेट को पार करना है, ठीक है, तो चार्ज प्लस क्यू इस पे दिया ही हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और mg भी इधर ही लगेगा। यहां पे आप g को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है इसे g को नेग्लेक्ट करने के लिए, तो इधर की तरफ जो अगर g लेके भी बना सकते हो, नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, u का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ताकि ये प्लेट को पार कर जाए, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। चलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ सोचते हैं। देखो अगर ये डिस्टेंस d/2 दिया है
अभी जो ये डिस्टेंस होगा ये भी तो d/2 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ध्यान देना इस पे, और यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, यहां से कितना हाइट से, सिट, और ये बोर्ड बंद हो जाता है बच्चों। अच्छा, कहां थे हम लोग? तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ये कितना टाइम लेगा यहां से बाहर निकलने में, सॉरी कितने स्पीड दे दिया जाए इस चार्ज पार्टिकल को कि ये चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकल जाए। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो कि यहां पे मैंने बना लिया नेगेटिव प्लेट, और यहां से d/2 डिस्टेंस ऊपर यहां पे है चार्ज पार्टिकल q, जिसे मैं वेलोसिटी देने जा रहा हूं u, मान लेते हैं u वेलोसिटी इसको दिया गया, ठीक है। और चूंकि इस पे mg भी इधर ही लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बच्चों इधर ही लगेगा, जो किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा, दोनों फोर्स इधर ही लगेगा, दोनों फोर्स मिलके इसको खींचेगा तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा, कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। अब ये भी लेंथ आपको दे रखा है L के बराबर। अब सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो कि कितना एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना के बराबर होगा। तो यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है बच्चों, नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg प्लस QE, mg प्लस QE। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं ma, और ma में y लगा देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन y डायरेक्शन है। मैं क्या कर रहा हूं, आप प्रोजेक्टाइल का अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इसको y एक्सिस मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं इधर की तरफ x एक्सिस, ठीक है। और यहां रहा ओरिजिन, ठीक है। u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये पार्टिकल इस पाथ को ट्रैक को फॉलो करते हुए बाहर निकला है। ma y का मान हो जाएगा बच्चों, f बराबर ma होता है, क्योंकि y डायरेक्शन में है तो इसलिए ma y लगा दिया मैंने, और कोई बात नहीं है। तो यहां से y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा mg प्लस m से डिवाइड कर दो इसको, तो m से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, mg/mg हो जाएगा प्लस QE/m हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मैं इस डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा दूं, किस डायरेक्शन में आपको मालूम है, y डायरेक्शन में सारा चीज मालूम है आपको, एक्सेलरेशन भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, y डायरेक्शन में कितना है, तो y डायरेक्शन में आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो y डायरेक्शन में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो ऑरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -d/2। y डायरेक्शन में शुरू में कितना वेलोसिटी है बच्चों, y डायरेक्शन में शुरू में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, 0 है, ठीक है। और u/y होगा ना, ये शुरू में जो वेलोसिटी है, रिदम टूटने से यही होता है, u/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू है देख लो, एक्सेलरेशन ये निकला है, लेकिन बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन मैंने नेगेटिव ले लिया। तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए, यहां से टाइम निकालेंगे तो sy बराबर हो जाएगा u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, y डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा दो, यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, sy का मान हो जाएगा -d/2 इज इक्वल टू हाफ, और ay का मान हो जाएगा कितना, -g प्लस QE/m इंटू टी स्क्वायर, यहां से आपको t का मान मिल जाएगा। टाइम कितना लगेगा, नीचे यहां तक पार करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा बच्चों d/g प्लस QE/m, अंडर रूट हो जाएगा, टी स्क्वायर है इधर, तो इतना टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा। अब आपको निकालना था कितना वेलोसिटी के साथ इसको फेंका जाए कि इस टाइम में ये निकल जाए, है कि नहीं। तो t का वैल्यू आपको निकल गया है। अब x डायरेक्शन में आप फॉर्मूला लगा दीजिए, sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो ये टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। sx का मतलब हुआ यहां से यहां तक जाने में x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, l इक्वल टू हो जाएगा ux को u माने हुए हम लोग, और टाइम को t प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको u निकालना है, u बराबर हो जाएगा l/t के बराबर, ठीक है। तो l का वैल्यू तो l ही दिया है, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √d/g प्लस QE/m, ये वेलोसिटी होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये वेलोसिटी होना चाहिए, ये d/g प्लस QE/m। इस वेलोसिटी के साथ अगर फेंक देंगे तो ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि मैं तो ये समझाने के लिए इतना फिगर बनाया हूं, ठीक है, लेकिन आप इस कैलकुलेशन को डायरेक्टली सॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्टली s बराबर हाफ a t स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल सकते हो, और
x बराबर uxt का फॉर्मूला लगा के, यानी x बराबर uxt का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली u निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन जितना शॉर्ट कर सको, मैं तो ये समझाने के लिए इतना कर दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, एक पार्टिकल को यहां से अल्फा वेलोसिटी से यहां प्रोजेक्ट किया गया, सॉरी अल्फा वेलोसिटी नहीं, सॉरी कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, कितना एंगल पे, अल्फा एंगल पे। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करते हुए ये बीटा एंगल से बाहर निकल गया इस प्लेट से। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिएगा जरा। कोई चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, अल्फा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया और ये प्लेट से बाहर निकल गया बीटा एंगल से। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी KF यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय KI का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। शुरू में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था और लास्ट में निकलते वक्त जो काइनेटिक एनर्जी था, तो इस दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा पॉज करके सोच भी सकते हो आप। ठीक है, आपको एक चीज पता होगा बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, जैसे मान लो u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे किसी को प्रोजेक्ट किया किसी बॉडी को, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होता है। ठीक है, अगर ये ट्रेजेक्टरी इस तरह का फॉलो किया है, मैं थोड़ा ट्रेजेक्टरी को सीधा कर देता हूं, ये कुछ ऐसे है बच्चों। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं। शुरू में कितना एंगल पे फेंका गया इसको, अल्फा एंगल पे, ये एंगल अल्फा दिया ही हुआ है। ठीक है, और ये बीटा एंगल से निकल गया। फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इसमें आप सोच भी सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। देखो, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उधर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है। चलिए फाइनल करंट, ये तो समझ गए आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अल्फा एंगल पे ये प्रोजेक्ट किया, बीटा एंगल पे बाहर निकल गया, बस। उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। न चार्ज का पता है, ना मास का पता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। न फील्ड का पता है, कुछ भी नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला जा सकता है बच्चों। सपोज करो यहां पे जो वेलोसिटी था, इसको यू मान लो, कुछ दिया नहीं है, ये मैं गुलाबी कलर से मान रहा हूं, पिंक कलर। यू वेलोसिटी से मान लो इसको प्रोजेक्ट किया गया, और ये जब निकल रहा था उस समय में इसका वेलोसिटी था v। इतना पता चल गया, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, v स्पीड से बाहर निकला। लेकिन बच्चों इसका जो x कंपोनेंट होगा ux, जो कि होगा u cos अल्फा, और इसका जो x कंपोनेंट होगा vx, जो कि होगा v cos बीटा। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ux का जो मान होगा वो vx के बराबर होगा, यानी u cos अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा v cos बीटा के। अब आप सोचोगे कि सर uv आप क्यों माने, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बखूबी आपको पता होगा, हाफ m v स्क्वायर होता है। तो यहां का भी वेलोसिटी पता रहेगा, यहां का भी वेलोसिटी पता रहेगा, तभी ना हम रेशियो निकाल पाएंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, v बाई यू निकाल लेते हैं। v बाई यू क्यों निकाले, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इस दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल स्पीड क्या था, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल स्पीड कितना था, तभी पता चलेगा। तो v बाई यू का वैल्यू यहां कितना हो जाएगा बच्चों, cos अल्फा बाई cos बीटा। ठीक है, अब यहां से अगर हम v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में v का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर बीटा। और मान लो इसका मास m रहा होगा, तो इस यहां भी हम हाफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे में भी हाफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जैसे मैं इसको अगले स्टेप में ही लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, हाफ एम से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ एम से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा। तो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब बाद वाला काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, बाय हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। इस दोनों का रेशियो बच्चों इसके बराबर हो गया cos स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर बीटा। ये चीज क्लियर है? क्लियर है ये चीज? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है देखो बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और क्या है ये जरा जानो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, बोलो ठीक है? ठीक है। एक चार्ज है जिसपे कितना चार्ज है, एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज है क्यू नॉट, इसका मास कितना है m, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं। इसको मान लो सपोज करो u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये चार्ज है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। इतना तो समझ में आ गया? सारा चीज नहीं लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये देखिए, कैलकुलेट द टाइम इन विच द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। वो टाइम निकालिए जिस टाइम में ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, और रेस्ट में आते वक्त तक कितना दूरी तय करेगा ये भी आपसे पूछा जा रहा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये देखो जरा कि यदि ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल पे, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा बच्चों, फोर्स किधर लगेगा इस पे, इधर की तरफ। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि क्या दिया हुआ था और कैसे सॉल्व हुआ। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इधर फेंके किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब क्या होगा, ये इधर जाना चाह रहा है, फील्ड इसको रोकेगा, चल इधर भाग, चल इधर चल। ये इधर आना चाह रहा है, फील्ड इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, तो ये धीरे धीरे आकर के रुक जाएगा। तो देखिए जरा सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन हो रहा है या डिसेलरेशन, साफ साफ देखो, क्योंकि बॉडी जा रहा है इधर और फोर्स किधर लग रहा है, उल्टा, तो डिसेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा F बराबर क्यू नॉट ई, ये F को बराबर ma कर लो, बताए हुए थे कैसे एक्सेलरेशन निकालते हो, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट ई बाई एम के बराबर, ठीक है। H पार्टिकल डिसेलरेट्स, इसका डिसेलरेशन हो रहा है, और डिसेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस क्यू नॉट ई बाई एम के बराबर। शुरू में कितना वेलोसिटी दिया हुआ है, u का मान u के बराबर ही है, ठीक है। फाइनली जब रुक जाएगा, मान लो यहां आके पार्टिकल स्टॉप हो गया, रुक गया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो यहां पे कैनेमेटिक्स का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैनेमेटिक्स का इधर आके फॉर्मूला लगा ले, इधर आके लगा ले रे, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो v का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और u का वैल्यू तो u ही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और a का वैल्यू है बच्चों माइनस क्यू नॉट ई बाई एम, माइनस क्यू नॉट ई बाई एम इंटू टी है, ठीक है। यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u इधर जाएगा तो एम यू बाय क्यू नॉट ई के बराबर, ये टाइम में बॉडी रुक जाएगा, ठीक है, एम यू बाय क्यू नॉट ई टाइम, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकालिए, यानी ये यहां से u वेलोसिटी से चला था और यहां जाकर रुक गया, ये कितना दूरी तय किया ये भी आप निकालिए। सीधी सी बात है, s बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगा दो, या फिर इससे बेटर क्या होगा बच्चों, इससे बेटर होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। क्यों बेहतर होगा, v का वैल्यू जीरो है, u का वैल्यू u ही दिया है, तो a का वैल्यू कितना है, माइनस क्यू नॉट e बाई m, a का वैल्यू यही है, a बराबर माइनस क्यू नॉट e बाई इंटू s निकालना है, यहां से इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से s भी सॉल्व कर सकते हो आप, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या लाए हैं सर आप, देखो क्या लाए हैं बच्चों, देखो क्या लाए हैं, क्वेश्चन पढ़ो जरा। A particle is projected with a speed v on a rough horizontal surface। देखो हालांकि यहां तो होना चाहिए कि एक पार्टिकल को, देखो ये पार्टिकल है कोई,
इस पार्टिकल को एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया इधर की तरफ। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी दे दिया है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है q, बॉडी का मास कितना है m और स्पीड है v के बराबर। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या है, कांस्टेंट है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कांस्टेंट, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ये आपको निकालना है, म्यू बराबर क्या होगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। बच्चों एच काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। और ये टर्म दिया हुआ है आपको कांस्टेंट, इसका बहुत सारा मीनिंग निकलता है, ध्यान से देखना। अच्छा, हाफ mv स्क्वायर में देखो ये हाफ कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होगा ही, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या है, इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, इसका कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन एक बात बड़ा अजीब है, ध्यान से देखना, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एक फोर्स लगा देगा, Fe बराबर QE। ठीक है, जब इस पे फोर्स लग रहा है तो फिर ये वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है, फोर्स लगेगा तो इसको एक्सेलरेट होना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और जब बॉडी चल रहा होता है सरफेस पे, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकता है जब इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला क्या हो, जीरो हो। v कांस्टेंट का मतलब क्या, नेट फोर्स लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लगा है उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग जाए। इधर की तरफ लगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए बच्चों, वो वैल्यू होना चाहिए Fe के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू ई के बराबर। अब एन का मान क्या होगा बच्चों, तो एन का मान भी निकाल सकते हो, नीचे काम करेगा mg। ठीक है, सरफेस इस पे ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का मान किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो म्यू के को मैं म्यू ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एन का वैल्यू mg रख दिया हूं बराबर QE, और यहां से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, म्यू बराबर QE बाय mg। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए F बराबर QE से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन करने वाले हम लोग टाइम पीरियड पे, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी सिंपल पेंडुलम याद करो 11th, ओहो सर वो तो पढ़े नहीं, क्यों घाव को कुदेर रहे आप चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो पता होगा, एक पेंडुलम हुआ करता था, पेंडुलम ऐसे धागा में एक बॉब को लटका के, इसमें टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम ये होता है सर, एक धागा में एक बॉब लटका दो, इस धागे का लेंथ मान लो L है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, आपको पता होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई t बराबर 2 पाई L बाय G इफेक्टिव। हालांकि L इफेक्टिव बाय G इफेक्टिव भी होता है। G इफेक्टिव का मतलब हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है ना। तो ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। लेकिन अगर इस सिंपल पेंडुलम पे एक चार्ज दे दे Q और यहां पे अप्लाई कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब भी क्या टाइम पीरियड यही रहेगा। तो आइए डिफरेंट केस में देखते हैं, डिफरेंट केस में देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ही टाइप कर लो। देखो क्या है बच्चों, क्या है ना कि एक सिंपल पेंडुलम हुआ करता था, इसका मास मान लो m है और इस पर चार्ज है Q। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बच्चों, ये है इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसमें इस पेंडुलम को ऑसिलेट करके छोड़ दिया गया, तो क्या ये टाइम पीरियड इसका यही रहेगा, इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिए। ठीक है, अब चूंकि इससे पहले बच्चों सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा था, ये देखो, इससे पहले mg लग रहा था
जब चार्ज नहीं था तो, ठीक है, और ऊपर टेंशन काम कर रहा था। इसको मैंने यहां से छोड़ दिया था, तो यहां से ये इस तरह से मोशन किया जा रहा है बेचारा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस पे चार्ज दे दिया है, तो इस पे निकालो नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो ध्यान देना जरा, नेट फोर्स कितना लगेगा, इसका टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टीपी 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 टीवी लिख सकते हो। चलो, असुविधा के लिए खेद है, ये बार बार आज बंद हो रहा है, बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने कहा कि इस पे नेट फोर्स निकालिए बच्चों, कि इस पे mg किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज है इस पे, और देख लो फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स काम करेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि होगा F बराबर QE के। तो बच्चों इस पे नेट फोर्स कितना काम किया, नेट फोर्स F नेट बराबर टाइम पीरियड इसका निकालना है, ठीक है, ये भी मिट गया। देखो इससे पहले मैंने लिखा था, इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा जब बॉब पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए और इसको फील्ड में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी देख लो नीचे की तरफ। नेट फोर्स जो लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है mg प्लस QE, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने जोड़ दिया। अच्छा, नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं mg इफेक्टिव, mg इफेक्टिव, ये वो जी है जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आया है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा mg प्लस QE के बराबर, ठीक है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा, जी इफेक्टिव का mg प्लस QE बाय m के बराबर। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा g प्लस QE बाय m, ठीक है। अब यहां पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी इफेक्टिव, L बाई जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना है, g प्लस QE बाई m के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये टाइम पीरियड होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो और इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसी तरह का पेंडुलम है, लटकता हुआ रे पेंडुलम, पेंडुलम रे पेंडुलम, पेंडुलम रे पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इस पे दे दिया गया चार्ज माइनस क्यू, और फील्ड का डायरेक्शन इस बार यही है, फील्ड का डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया है, इसका मास है m, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, ये निकालना है, ठीक है। आइए मिलके हम और आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इतना ही चीज पता है आप लोगों को। चलिए इस पे भी नेट फोर्स निकालो बच्चों, टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाय जी इफेक्टिव, ठीक है। तो यहां से mg किधर लगेगा, इस बार नीचे लगेगा। ये मैं दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में क्या था और सॉल्यूशन में क्या था। क्वेश्चन में mg इधर लगेगा, इस बार बच्चों इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, तो इधर की तरफ एक फोर्स काम कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि होगा QE के बराबर। क्लियर है। अब यदि मैं नेट फोर्स की बात करूं, इस पे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस कितना QE। भाई जितना mg लग रहा था कुछ फोर्स उधर भी लग गया, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या करते हो, घटा देते हो, mg माइनस QE। अब F नेट बराबर मुझे लिखना है mg इफेक्टिव, mg इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस QE, और इस बार जो g इफेक्टिव का वैल्यू आएगा बच्चों, कितना आएगा देख लो, g इफेक्टिव, g, हाँ g माइनस QE बाय m हो जाएगा, ये m नीचे आ जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 पाई रूट अंडर L बाय जी इफेक्टिव। तो मैंने यहां पे जी इफेक्टिव का वैल्यू निकाला है, L बाय जी माइनस QE बाय m हो जाएगा, L बाय जी माइनस QE बाय m हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा हुआ, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कैसा रहेगा, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम लोग। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और, एक सवाल और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो इतने काफी है, ये क्यू चार्ज है इस पे, ठीक है। और इस बार मैंने फील्ड का डायरेक्शन ये लिया है, इधर की तरफ दे दिया है फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इधर दे चाहे इधर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास इसका है m और लेंथ इसका दे रखा है L के बराबर, ये कैपिटल L दे या स्मॉल L दे कोई बात नहीं,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल दे दिया। तो यहां पे बच्चों इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, फाइंड टी। अब टाइम पीरियड कितना होगा सिंपल पेंडुलम का? चलिए आइए हम और आप मिल करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। mg किधर लगेगा? इधर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा किधर की तरफ? फील्ड के डायरेक्शन में। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा Fe, जिसका वैल्यू होगा QE के बराबर। ठीक है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा बच्चों? नेट फोर्स, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में आएगा। और ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों, नेट फोर्स ये कितना आएगा? रूट अंडर इस QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। चूंकि ये 90 डिग्री पे है तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा आप निकाल सकते हो, रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। अब नेट फोर्स बराबर आप क्या लिखते हो? mg इफेक्टिव। mg इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? जी इफेक्टिव बराबर m, ये नीचे में आ जाएगा और नीचे में जब आएगा इसको रूट के अंडर ले जाओगे तो ये वैल्यू आएगा जी स्क्वायर बाय प्लस QE बाय m का स्क्वायर। दोनों का बट्टा m स्क्वायर कर दो, दोनों का बट्टा m स्क्वायर। तो यहां से टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलेगा? t बराबर क्या मिलेगा? 2 पाई रूट अंडर l बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना है? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का स्क्वायर। ये टाइम पीरियड मिलेगा बच्चों। ये क्लियर है? आई होप कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि किसी भी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण फील्ड कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण, चार्ज ऑफ रिंग के कारण कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।